मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सुबह 10 बजे अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके बाद यहां मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया गया। इस अस्पताल में कुल 420 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल इसमें 180 बिस्तर उपलब्ध हैं। अस्पताल में डायलिसिस इकाई, प्रयोगशाला और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था होगी और इसमें 28 चिकित्सक और 80 से ज्यादा अर्ध चिकित्सा कर्मी हैं। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण भी किया। हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिन के अंदर इसे हम लगभग हमारा प्रयास होगा कि 400 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी 24 आईसीयू बेड्स यहाँ पर हैं, जिसमें 10 बेड पे वेंटिलेटर हैं, 4 पे हाई फ्लो नेजुल कैनुला यहाँ पर वर्तमान में सुविधा उपलब्ध है। लेवल 3 के हॉस्पिटल पर हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे जेम्स नोएडा ने और कैलाश हॉस्पिटल ने मिलकर के जिलाधिकारी कासगंज और हमारे एक उप जिलाधिकारी बागपत बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन हमने मिलकर के अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया और उसका परिणाम है कि आज दोनों फील्ड में उतर करके कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहा हूं कि हम प्रयास करें कि सक्सेसफुल स्टोरी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला करके हम वर्चुअल संवाद के माध्यम से हर मेडिकल कॉलेज में लेवल 2 और लेवल 3 के हर हॉस्पिटल के इंचार्ज के साथ हम सीधे उनको बताएं कि हमने कौन सा प्रोसीजर अपनाया है कि जिस व्यक्ति के बारे में अब और तब कहा जा रहा था वह व्यक्ति स्वस्थ होकर के आज फील्ड में काम कर रहा है। एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है और मैं इसके लिए कैलाश हॉस्पिटल को भी और साथ साथ जेम्स नोएडा के अपने ब्रिगेडियर गुप्ता को खासतौर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कोविड-19 के समय में जिस तन्मयता के साथ काम करके अपने आप को साबित किया है। क्योंकि मुझे याद है जब ब्रिगेडियर गुप्ता की तैनाती यहाँ पर हो रही थी तो मुझे 3 महीने वेट करने पड़े। हमारी लड़ाई कोविड के खिलाफ अभी आधे में है। मैं यहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अपने जो सीओज हैं, जो पदाधिकारी हैं, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस आयुक्त प्रणाली हम लोगों ने लागू की है, बेहतर उसके परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। और मैं इस बात के लिए कि सभी ने सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं भी सुबह देख रहा था कि रेमडेसिविर जो यहाँ से दवा बननी प्रारंभ हुई, नोएडा में ही बन रही है। अमेरिका की बात में नोएडा बनने पर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में बन रही है और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हम लोग दवा यहाँ पे मुफ्त में कुछ लोगों को देना चाहेंगे। मैंने कहा हॉस्पिटल में यहाँ पे दे देंगे, स्टेट के लिए देना चाहेंगे तो अपर मुख्य सचिव हेल्थ को उपलब्ध करवा देंगे। वे संभवतः यहाँ के लिए 1000 सैंपल यहाँ के लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और अच्छा होगा कि उनका उपयोग करके गरीब पेशेंट को दे सकें, क्योंकि इस समय। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनता परेशान है, महामारी के दौर में अस्पतालों में दवाई तक नहीं है। सरकार ने शुरू में कहा था कोरोना हारेगा, लेकिन लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना मरीज यहां पाए जा रहे हैं। रोज मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कहीं उनके आदेशों का अमल नहीं हो रहा और आदमी परेशान है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बिना कोरोना वाले मरीजों को कोई देखने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे लोग मरे जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन उनके लिए ओपीडी नहीं खुली है, उनके लिए जो नर्सिंग होम्स हैं उनमें भी डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। तो किस तरीके का माहौल इस देश का। पूरा मुद्दे अभी हमारी विधानमंडल दल की बैठक में दोनों सदनों के माननीय सदस्य विधानसभा विधान परिषद सब बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे। अभी तो यही पता चला कि कै दिन की विधानसभा चलेगी, अभी तो यही नहीं कुछ पता चल रहा ना। सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि नहीं इतने दिन चलेगी, हम ये व्यवस्था करेंगे। रोज आज ये व्यवस्था हो रही, कल वो व्यवस्था हो रही है, तो कुछ बात स्पष्ट नहीं। तो विधानमंडल दल की बैठक करेंगे समाजवादी पार्टी, उसमें हम लोग तय करेंगे, तय करके ही आगे बोलेंगे।
संत कबीर नगर में बाढ़ में अपना घर गंवा चुके लोग अपना जीवन एक तलपत्री के सहारे काट रहे हैं और इनका सारा अनाज पानी में बह गया। भूखे और प्यासे रहकर ग्रामीण बाढ़ के हटने का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में जिले के अधिकारी पीड़ित परिवार की मदद तो दूर, उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं। ऐसे में छोटी सी तलपत्री के सहारे अपने जानवरों के साथ ये लोग बंधे पर गुजारा कर रहे हैं। घाट कटने वाला है, कोई तक वहां तक देखने नहीं गया है और जो बंधे पर रहे हैं सर, यही देखिए तिरपाल के अंदर किसका गुजारा हो जाएगा। अभी परवीन निषाद सांसद आए थे, ऐसे में उन्होंने क्या कुछ सहायता किया? परवीन निषाद जी आए थे, नौका पर बैठे हुए थे, धूप लग गई, उनको बेहोश हो गए, वो चले गए घर। फिर उन्होंने कुछ नहीं व्यवस्था हुआ सर यहाँ। ऐसे में मौसम यहाँ खराब है, फिर आप लोग रहते कैसे हैं? देखिए जो तिरपाल है, कहीं बारिश में, कहीं हम लोग भूमि, कहीं सो रहे हैं। क्या जहरीले जानवरों का कोई? जहरीले जानवर चल के देखिए सर, हम लोग के घर में कितने बैठे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं सर है। यहाँ कोई नहीं, सहारा नहीं है। बाकी मर जाएगा तो जो अपने गद्दी बैठा है वो फंस जाएगा। अवर बोलिए, अवर कहेगा जमन कहिया। ये सब जनता के कहूँ जमीन दे, कहूँ बनवावे के घर दुआर, बसे के, तब तो उनका गुजारा है, नहीं फिर नहीं वोट पाना है। बोलिए, कोई के आशा नहीं। हाँ। उन्होंने आपकी कोई सुध ली या नहीं ली? कुछ नहीं। आपका दादी जो है घर बह गया है, आप बंधे पे कहाँ की झोपड़ी में रह रही हैं? है ये है। इसमें कैसे रह लेती है दादी? अब सोच रहा भूमि सोच के रह, ध्यान कर दिया से आप खुश हैं? सरकार ने सरकार नहीं दी है, ये सरकार दी है, ये पल्ली है, यह सरकार के घर पल्ली रहेगा। देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, कोरोना महामारी को लेकर सरकार लापरवाह है। सरकार राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का इलाज FIR से किया जा रहा है, तो दिल्ली की सरकार कोरोना का इलाज भाषण से दे रही है। राहुल गांधी जी ने 17 जुलाई को कह दिया था कोरोना पेशेंटों की संख्या 20 लाख पार होगी, तब उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता मजाक उड़ा रहे थे। आज देश भयावह स्थिति से गुजर रहा है। सरकार को चाहिए राजनीति भाषण बंद करे और सच में कोरोना पे काम करना शुरू करे। उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 तक आयोजन के मामले में, कार्यक्रम को आयोजित करने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा सकती है। आज जरूरत दिखने की नहीं है, अपने काम को दिखाने की है। उत्तर प्रदेश में सरकार तो दिख रही है, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा था किस तरह से कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में समस्याएं खड़ी हुई थी, लेकिन सरकार अभी भी चेत नहीं रही है। 1-2 अस्पताल जो पहले से संचालित हैं, चल रहे हैं, उनके उद्घाटन में मुख्यमंत्री ने जाके पूरे प्रदेश के कल्याण के लिए ठोस उपाय करने चाहिए। जिस तरह से आशा बहुओं ने इस कोरोना महामारी में बढ़ चढ़कर गांव से लेकर अस्पतालों तक हिस्सा लिया है, मरीजों को मददें की हैं, जो ग्राम पंचायत समिति बनी थी वहां से लेकर अस्पताल समिति तक काम किया है, अगर वो हड़ताल के लिए मजबूर हुई हैं तो सरकार की बड़ी नाकामयाबी है। इसके पहले भी कई बार उनके आंदोलन हुए हैं, लेकिन सरकार ने दबाने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, पीछे भी सदन में इनके मामलों को उठाया था आशा बहुओं के। इस बार जो सत्र 20 तारीख उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आशा बहुओं के प्रकरण को सदन में उठाएगी। वहीं केरल के कोझिकोड में कल हुए विमान हादसे को पायलट अखिलेश को शर्मा जो है उनकी मौत हो गई। इनकी जानकारी लगते ही मथुरा में जन्मभूमि के पास स्थित उनके परिवार में मातम पसर गया और शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना में अपनी जान को गंवा चुके पायलट अखिलेश शर्मा के घर में उनके 2 छोटे भाई हैं, जबकि उनकी एक बहन भी है, जिसकी शादी अभी 2 वर्ष पहले हुई है। 10 दिसंबर को आपको बता दें इनकी शादी हुई है और उनकी पत्नी जो है वह गर्भवती भी है। अच्छा, एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है जहाज जो, उसमें उनकी तो अच्छा, कैसे आपको सूचना कैसे मिली? आप वहीं से फोन आया था।
अच्छा, क्या बताया उन्होंने? यही बताइए, सीरियस हालत है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन गया है? भाई गया है उसका छोटा, और मेहमान गया है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। महासचिव चंपत राय ने राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण को मूंछ का सवाल बताया। उन्होंने कहा, इस ऐतिहासिक दिन के लिए सैकड़ों लोगों ने रात दिन काम किया, सब पर भगवान की कृपा हो। सभी संतों को निमंत्रण देना आसान नहीं, 90 संतों को बुलाया गया था, 52 संत अयोध्या शामिल हुए। ऐसा अवसर भी आएगा जब सभी संत अयोध्या आएंगे। राम जन्मभूमि का मंदिर हिंदुस्तान की मूंछ का सवाल है, अर्थात हिंदुस्तान के सम्मान का विषय है। वो आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है। लेकिन तो भी जिस ढंग से आप सब लोगों ने इस विषय को समाज के सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए आपको प्रणाम। प्रशासन ने भी बहुत कष्ट उठाया। एसएसपी महोदय तो मात्र 8 दिन पहले ही आए, पैदल चल कर उन्होंने किया। लेकिन स्वच्छता विभाग, निर्माण विभाग, बिजली, पानी, कितने डिपार्टमेंट हैं, प्रशासन और पुलिस, सैकड़ों लोगों ने रात दिन काम किया। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के दीर्घायु कामना के साथ अनुष्ठान किया गया। यह अनुष्ठान मठ आचार्य पीठ तपस्वी छावनी में संपन्न हुआ। छावनी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ यज्ञ आहुति डाली गई। और इस मौके पर तपस्वी जी के छावनी के जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने कहा कि जब हमने राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन किया था, तब हम सरकार से पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, तो जवाब मिलता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए राम जन्मभूमि के लिए सरकार अभी भी कुछ नहीं कर सकती है। उनके सम्मान में आज मैंने जो है सत्यमेव जयते महायज्ञ का आयोजन जो है प्रायोजित किया, क्योंकि जब सेंट्रल में भी गवर्नमेंट भाजपा, स्टेट में भी गवर्नमेंट भाजपा, और इसके बाद भी जब हम आमरण अनशन किए थे, जब हम पूछते थे कि क्यों नहीं मंदिर बन रहा है, तो जवाब मिलता था कि मामला भी न्यायपालिका में विचाराधीन है, तो सरकार क्या कर सकती है। तो यह जो 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन संपन्न हुआ, यह सभी साधु संत धर्माचार्यों के लिए, अयोध्यावासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए यह सतयुग की शुरुआत रही।
रामराज की शुरुआत रही। हम लोगों का मानना है कि भारत विश्व गुरु बन गया, लेकिन इसमें सर्वाधिक श्रेय किसका है? किसके कारण यह देश को इतना बड़ा जो है खुशी मिली? किसके कारण देश को इतना बड़ा न्याय मिला, जिसका नाम तक नहीं लिया गया, जिसके नाम की कोई चर्चा तक नहीं किया? वह है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब। उनके सम्मान में, उनकी दीर्घायु के लिए मैंने जो है सत्यमेव जयते महायज्ञ का आयोजन किया, और साथ ही साथ जो हुतात्मा कार सेवक रहे, जिनका जो अपने जीवन को ही जो है निछावर कर दिए, कुठारी बंधु और गोधरा कांड में जो है तो बलिदान हुए, और जो जिस समय गोलियां चली थी लाखों जो है तो राम भगवान की जो है राम भक्त बलिदान हुए थे, उन हुतात्मा कार सेवकों को आत्म शांति प्राप्त हो, अब उनका संकल्प पूर्ण हुआ, उसके लिए मैंने आहुतियां डाली। और साथ ही साथ जो पूज्य अवैधनाथ जी, अशोक सिंघल जी, स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस जी, जो महापुरुषों के कारण जो है ये स्थिति बन पाए, उनकी आत्म शांति के लिए उनका संकल्प पूरा हुआ। आज जो है तो उनके लिए मैंने आहुतियां डाली। और साथ ही साथ जो सलाहकार पुरुष है, जैसे आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, साध्वी प्रज्ञा जी हैं, और कल्याण सिंह ने तो अपनी कुर्सी ही छोड़ दिया था इसके लिए। जिन महापुरुषों को वास्तव में जिनको सर्वाधिक जो है सम्मान मिलना। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर गाजियाबाद के रहने वाले सुल्लामल रामलीला कमेटी के पूर्व महामंत्री विनोद कुमार ने अपनी दाढ़ी कटवा ली है। असल में इन्होंने 1992 में प्रण लिया था कि मंदिर की शुरुआत होने पर ही वो अपनी दाढ़ी और बाल कटवाएंगे, जो संकल्प पूरा हुआ और महामंत्री विनोद कुमार ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए। रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 250 अतिथियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ऐतिहासिक राम मंदिर का भूमि पूजन अनुष्ठान संपन्न किया गया और इस अनुष्ठान का पहला प्रसाद अयोध्या निवासी महावीर के परिवार को भेजा गया। यह वही परिवार है जिसे पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने का लाभ मिला है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने इसी परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और भोजन भी किया था। प्रसाद के साथ इस दलित परिवार को रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की गई। प्रसाद आया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हमारे क्या, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे क्या प्रसाद मिलेगा हमको। योगी हमको क्या नाम है? प्रसाद है, किस तरह लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पहला प्रसाद आया, वो भी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो सबसे पहले हमें याद किया गया प्रसाद के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस किया था? बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इतने बड़े नेता होके किसी दलित के यहाँ आए भोजन करने, तो अपने आप में ही बड़ी बात होती है, तो हम लोग भी बड़ी बात। दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल ताजमहल के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। पर्यटक अब ताजमहल के दीदार कर सकेंगे। हालांकि पर्यटकों को ताजमहल की खूबसूरती निहारने का मौका दूर से मिलेगा। जी हां, ताजमहल के साए में बने ताज व्यू पॉइंट को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण ताजमहल को पर्यटकों के लिए 17 मार्च से बंद कर दिया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि व्यू पॉइंट ताजमहल स्मारक के दायरे में नहीं आता है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड-19 के नियम पालन करवाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पर्यटकों को ताजमहल का दीदार करने दिया जा रहा है। वहीं बदायूं के दातागंज ब्लॉक में विधायक राजीव कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 14 लाभार्थियों को आवास का अधिकार पत्र सौंपा। तो वहीं उन्होंने दातागंज ब्लॉक में प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड दिया और इस दौरान विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है और जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हें लाभान्वित कर रही है। तो वहीं लाभार्थियों ने विधायक की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की तारीफ करते हुए आभार प्रकट किया। आदरणीय मोदी जी के कल्पना और हमारे योगी जी के प्रयास से जो गांव के गरीब लोग पात्र सूची में आवास पाने से वंचित रह गए थे, उनके लिए आज आवास का प्रमाण पत्र देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और आज मैंने अपने विकास खंड के सभी वंचित लाभार्थियों को जो आवास से वंचित रह गए थे, उनको आवास का प्रमाण पत्र देने का काम किया है।
ये लोग एक अच्छे आवास बनाकर उसमें रहने का काम करेंगे, इनका जीवन सुखमय हो, उज्जवल हो, प्रगति करें, मेरी ऐसी कामना है। ताजनगरी आगरा के एक गांव में के पिता ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को सजा देने के मामले में मानवीयता की सारी हदें पार कर दी। अपने ही घर से गेहूं चोरी करने के छोटे से आरोप पर पिता ने बेटे को अमानवीय यातनाएं दी, उसको रस्सी से उल्टा बांधकर उसे पीटा। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस बुला ली और वहां पर पुलिस हिदायत देकर चली गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बच्चे को घर में उल्टा लटकाया हुआ है। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। बच्चे के तन पर कपड़े भी नहीं है। व्यक्ति बच्चे को रस्सी से मार रहा है। लगातार पड़ रही मार से बच्चा रो भी रहा है। इतना ही नहीं, 52 सेकंड के इस वीडियो में पास खड़े लोग भी पिता से बच्चे को छोड़ने की गुहार कर रहे हैं। हालांकि बेरहम पिता का दिल पसीजता दिखाई नहीं दे रहा। ले जाओ गेहूं ने, ले यार क्यों ले जाओ, क्यों नहीं ले जा रहे गेहूं ने, क्यों नहीं ले जाओ गेहूं ने, चलो पानी लेकर चल, नहीं जाया वो, मैं तो मेरा कर लूंगा। अरे वो आता छोड़ी ले जाओ गेहूं ने, अरे वो आता छोड़ी। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोविड-19 अस्पतालों का बुरा हाल है और कोविड-19 वार्ड में जाने से नर्सें और सफाई कर्मी कतराने लगे हैं। दरअसल वार्ड के अंदर किसी के आने जाने पर रोक लगाई गई है और इसका जमकर फायदा भी उठाया जा रहा है। आशियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है। टॉयलेट के नल तक टूटे पड़े हैं। आपको बता दें, इसी अस्पताल में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता संगीता सिंह भी भर्ती हैं। वो भी कोविड-19 पेशेंट हैं। देश में कोरोना बहुत ही तेजी से पांव पसार रहा है और इस पर किसी भी प्रकार के लगाम नहीं लग पा रही, जिसमें स्थानीय प्रशासन बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। जी हां, अमेठी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके चलते अमेठी प्रशासन की नींद उड़ गई। जिला मुख्यालय गौरीगंज में स्थित एक मैरिज लॉन में कैंप लगाकर कस्बे के व्यापारियों का कोरोना का टेस्ट किया गया था, जिसमें से 6 लोग पॉजिटिव आए, लेकिन ये अभी तक कोविड-19 हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके। इसका कारण है कि इन्होंने अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर गलत फीड कराया था और इस बात का पता जैसे ही प्रशासन को लगा, प्रशासन में हड़कंप मच गया। इन लोगों की खोजबीन की जा रही है। दूसरी ओर गौरीगंज सदर सीट से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी व्यापारियों से सामने आने की अपील की है। गौरीगंज के सम्मानित व्यापारियों की कोरोना की जांच कल्याणन मैरिज लॉन में कैंप लगा के करवाई गई थी, जिसमें बहुत से व्यापारियों ने अपनी जांच करवाई थी। उसमें से 6 ऐसे लोग पॉजिटिव आए हैं जिन्होंने अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता गलत दिया है, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो अपने परिवार के लिए और समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सामने आवें। मैं उनको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पाएगी, बस वो समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। मैं उनसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं। वहीं रामपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक अधिशासी अधिकारी और पशु चिकित्सक ने चंद रुपयों के लिए गौ तस्करों को गाय बेच दी। यह मामला तब सामने आया जब गौ तस्कर गाय खरीदकर रामपुर के स्वार क्षेत्र के मसवासी से बिजरखता गाय को ले जा रहा था। तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे रोका और गाय को ले जाने के कागज मांगे, जो वो नहीं दिखा पाया। उधर अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए ऑफ कैमरे बोल रहे हैं कि हमने किसान को गाय पालने के लिए दी। फिलहाल इस मामले की शिकायत नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने सभासदों के साथ बैठक कर एसपी रामपुर और डीएम से शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मसवासी से लेकर डॉक्टर साहब ने दी, हमें पाले उसमें से दी। क्या नाम है उसका? घुसाला से। और सब काम मेरा पक्का कराया था, के साइन भी कराए। डॉक्टर साहब को बुला लिया, डॉक्टर साहब भी आ गए और वो आ रहे हैं। अब वो रसीद नहीं दी मेरी सर। किसने न दी थी? डॉक्टर साहब का रानी। क्या पाल इससे कुछ नहीं मांगा।
नहीं कहने मुझे कुछ नहीं दिया। अच्छा। हाँ, तो मुझसे कह दी तुम लेकर चलो। वो दूसरा वाला लड़का डॉक्टर जो है वो मुझे मसवासी यहाँ से निकाल के गए, वो बोले तुम ले जाओ। सिद्धार्थनगर की पुलिस और स्वाट टीम ने कई थानों के वांछित 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार किए गए चोरों में एक कृष्णा और रवि गुप्ता के खिलाफ जिले में 17 मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं दूसरे चोर रिंकू के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। इन दोनों शातिर चोरों ने सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले में कई बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। थाना बासी, थाना पतरा बाजार और SWAT टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 हमारे वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शातिर चोर हैं और पूर्व के कई अभियोगों में ये वांछित चल रहे थे। इनके 2 साथी अभी कुछ दिन पहले थाना पतरा बाजार में गिरफ्तार हुए थे और वहाँ से जेल भेजे गए थे और उनसे करीबन 20 लाख की कीमत का सामान, चोरी का सामान बरामद हुआ था। इन दोनों के पास से भी करीबन 1 लाख का सामान बरामद हुआ है। इनका एक काफ़ी लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है और इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने सिद्धार्थनगर और बस्ती ज़िले में भी काफ़ी चोरियां की हैं। इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। जो इनसे सामान बरामद हुआ है, जो हमारी पूर्व की चोरियां हैं, उनको बुला के उसकी शिनाख्त की गई तो वो सामान उन चोरियों में चोरी होना पाया गया। मेरे द्वारा जो ये टीम है इसमें जिन्होंने गिरफ्तारी की है उनको उत्साहवर्धन के लिए 5,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।